हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनाकल पब्लिकेशन के एसएससी जीएस की 6500 प्लस जो टीसीएस की बुक है, इसके वीडियो सॉल्यूशन के साथ। तो वीडियो सॉल्यूशन में भी कोशिश की गई है कि आप सबको जितनी बातें यहाँ पे बुक में बताई गई हैं, जो एग्जाम रेलिवेंट है, वो आप सबके याद करवाई जाए, या यूँ कहा जाए कि थोड़ा सा आप सबको ईजी वे में वो चीज़ें बताई जाएँ, एक्सप्रेस इस तरीके से की जाएँ। और खास करके बुक की बात आप सबको पता होगी कि हर एक क्वेश्चन के नीचे आप सबको डिटेल में सॉल्यूशन भी दिया गया है, जिसमें बुक में भी ये कोशिश की गई कि अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी भी कर रहा है तो उसको 25,000 के आसपास जो वो क्वेश्चन यहाँ पे उसको तैयार मिले। 25,000 के आसपास क्वेश्चन जो टीसीएस से रिलेटेड हैं, शामिल सारे क्वेश्चन टीसीएस के एग्जाम पैटर्न को देख के किए गए हैं, तो एसएससी के लिए बेस्ट है। चलिए अपनी क्लास को यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बात करूं कि इस बुक को चैप्टर वाइज भी बताया गया, जैसे ज्योग्राफी हो गया है तो ज्योग्राफी में भी आगे देखेंगे तो आप सब डिवाइड किया गया है यहाँ पे। जैसे आज हम लोग इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की क्लास कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी में भी यहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग 900 के आसपास जो क्वेश्चन हो गए हैं। सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, उसमें भी फिर आगे टॉपिक आप सबको मिलने वाले हैं। तो स्टैटिक जीके के अगर आप सब देखेंगे तो लगभग 2100 के आसपास क्वेश्चन जो है वो आप सबको यहाँ से मिलने वाले हैं। 21 के आसपास जो वो क्वेश्चन आप सबको यहाँ से मिलेंगे। इंडिया ड्रेनेज सिस्टम जो हो गया है हमारा, यहाँ से हम लोग जो है अलग अलग रिवर को पढ़ने वाले हैं, अलग अलग नदियाँ। उसके साथ साथ जो डैम हो गए हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे, या किसी भी प्रकार का कोई, जैसे सिंधु नदी घाटी समझौता हो गया था, सहायक नदियाँ जो हो गई हैं, बड़ी छोटी हो गई हैं, प्रवाह के हिसाब से हो गई हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हो गई हैं। तो देखते हैं यहाँ से टीसीएस ने किस तरीके के क्वेश्चन हम सबसे पूछे हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से, और सबसे पहले बात कर लेते हैं 176 नंबर क्वेश्चन की। 176 नंबर क्वेश्चन, इससे पहले हम लोग 175 नंबर क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग 176 नंबर क्वेश्चन से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछा है, व्हाट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर कॉल्ड इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन लिखा है तसांगपो, या कई बार इसको सांगपो करके भी लिख देता है, कई बार इस तरीके से भी नाम आप सबको देखने को मिलता होगा, तो ये भी नाम यहाँ पे मिल सकता है। पूर्व की गंगा, दिहांग के नाम से, या मंदाकिनी के नाम से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले तो जब तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है, जहाँ से ये नदी इंटर करती है, तो वहाँ इसको जो है तसांगपो या सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश से, पेपर में आए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जो है कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, और वहाँ पे इसको किस नाम से भी जाना जाता है? दिहांग नाम से जाना जाता है। जब ये नदी असम में आती है, असम में, तो असम में इस नदी का नाम क्या है? तो असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से इसको असम में जाना जाता है। और यहीं पर हम लोग जो पढ़ के आते हैं नदी द्वीप, तो माजुली नदी द्वीप एकमात्र नदी द्वीप है, माजुली नदी द्वीप करके। तो पूछेगा कहाँ पे? असम में है माजुली नदी द्वीप, तो ये भी आप सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, तसांगपो या सांगपो के नाम से तिब्बत में इसको जाना जाता है। तो ये तीनों नाम आप सब यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन सा खनिज छोटा नागपुर बेल्ट में नहीं पाया जाता है? तो अब कुछ क्वेश्चन जो है वो आप सबको खनिजों से भी मिलने वाले हैं। छोटा नागपुर, तो आप सबको पता होगा छोटा नागपुर का पठार जो है, इसको खनिजों की दृष्टि से सबसे अधिक, यानी सभी प्रकार के खनिजों से उत्कृष्टता में, यानी खनिजों में सबसे ज्यादा यहाँ पे है, खनिज सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए इसको भारत का रूर भी कहा जाता है। इसलिए क्या नाम भी दे दिया गया है इसको दोस्तों? भारत का रूर भी इसे कहा जाता है, भारत का रूर। अब यहाँ से एक नदी भी आती है, वो भी बताऊंगा, उससे पहले आप सब जान लें कि ये जो है किन किन राज्यों में बेल्ट पाई जाती है। तो झारखंड हो गया है, उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल हो गया है, झारखंड हो गया है, वेस्ट बंगाल हो गया है। इसके इन दो को तो आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आप सबको यहाँ से बतानी है एक नदी, जो कौन सी नदी का उद्गम जो यहाँ से होता है, तो आप सब ध्यान रखेंगे दामोदर नदी का। कौन सी नदी है दोस्तों? दामोदर नदी। दामोदर नदी किन दो राज्यों में बहती है, तो वो आपके सामने है, झारखंड और वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तो झारखंड से बहुत सारा पानी लेके ये नदी वेस्ट बंगाल में जाती है और बाढ़ का कारण बनती है, तो इसलिए इस नदी को जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इस नदी को जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है, इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ये भी आप सब यहाँ से ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या क्या पाया जाता है? तो लौह अयस्क पाया जाता है, क्रोमाइट पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, अनेक प्रकार के खनिज। लेकिन क्या नहीं पाया जाता? सोना नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर होगा। तो फिर जो गोल्ड है वो कहाँ पे पाया जाता है? सोना सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? कर्नाटक में।
उसके बाद बात आएगी तो किसमें, आंध्र प्रदेश में। सबसे ज्यादा गोल्ड कहाँ पे हो गया है, कर्नाटक या फिर कहाँ पे पाया जाता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में सोना पाया जाता है। तो ये जो है खनिजों की दृष्टि से इसको भारत का रूर कह दिया गया है। छोटा नागपुर का पठार, रांची, ये भी आप सब इसको ध्यान रख सकते हैं, इसके नाम से भी खनिज सबसे ज्यादा यहाँ पाए जाते हैं। लेकिन हम सबसे पूछा क्वेश्चन क्या है, नहीं पाया जाता है, वो वाला पूछा हुआ है, नहीं पाया जाता है, नॉट फाउंड करके हम सबसे यहां से पूछ रखा है, ध्यान रखेंगे आप सब इसको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? विच लेक इज ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक प्लेट है, टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण भारत की कौन सी झील जो है वो निर्मित हुई है? पहला ऑप्शन है वुल्लर झील, बारापानी झील, डल झील, लोकटक झील। ये जो वुल्लर झील है दोस्तों, ये मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील हो गई है, मीठे पानी की सबसे बड़ी, मीठे पानी की सबसे बड़ी हो गई है भारत की सबसे बड़ी, ये तो आप सबको ध्यान रखना है। लोकटक जो है ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी हो गई है, लोकटक जो है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की है, ये भी पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी, और वो भी कौन सी है दोस्तों, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की, मीठे पानी की। अब ये कहां पे है, तो हम लोग लोकटक कहां पे, ये मणिपुर में है। लोकटक झील मेरे दोस्तों कहां पे हो गई है, मणिपुर में हो गई है। वुल्लर झील बताने की मुझे नहीं लगता किसी को आवश्यकता होगी, ये कहां पे है दोस्तों, तो ये जम्मू कश्मीर में हो गई है। अब अगर आप सबसे यहां पे दो बातें पूछ ली जाए कि बताओ भाई खारे पानी की सबसे बड़ी, खारा पानी जिसमें सबसे ज्यादा है, खारा पानी सबसे ज्यादा है, खारे पानी की सबसे बड़ी अगर आप सबसे पूछेगा खारे पानी की सबसे बड़ी, तो आप सब क्या आंसर करेंगे? तो सर खारे पानी की सबसे बड़ी पूछ लिया तो क्या हो गया भैया, सांभर हो गया है, जिसमें सबसे ज्यादा खारा पानी है सांभर झील की बात कर रहे हैं सारा। और अगर आप सबसे बड़ी तटीय झील पूछ ले, खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय या लैगून झील करके अगर आप सबसे पूछ ले, तो आप सब क्या आंसर करेंगे? लैगून झील। तो आंसर कर देना आप सबको चिल्का। क्या आंसर करेंगे दोस्तों? चिल्का आंसर कर देना। सांभर भारत के किस राज्य में है? तो सांभर भारत के राजस्थान में है। और चिल्का अगर पूछेगा तो मुझे नहीं लगता ये बताने की आवश्यकता होनी चाहिए, ये कहाँ पे दोस्तों, ये उड़ीसा में हो गई है। यानी हमने यहाँ से पढ़ा कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी हो गई है वुल्लर झील, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो गई है आपकी लोकटक झील मणिपुर में, वुल्लर कहाँ पे हो गए, जम्मू कश्मीर में हमने कर दिया। खारे पानी के हिसाब से सबसे ज्यादा पानी जिसमें है वो सांभर झील है, तटीय और लैगून, इसलिए मैं दोनों का नाम अलग बोल रहा हूँ, है दोनों ही खारे पानी की। तटीय लैगून झील कौन सी हो गई? चिल्का हो गई है, कहाँ पे है, ये उड़ीसा में हो गया। अब अगर आप सबसे पूछे कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, अगर आप सबसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है उसका नाम क्या है? इसका नाम है चोलामू। क्या नाम है दोस्तों इसका? इसका नाम है चोलामू। ये कहाँ पे है सर? तो फिर भैया ये है सिक्किम में। चोलामू झील कहाँ पे है? सिक्किम में, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। अगर आप सबसे पूछे कि भारत की कृत्रिम झील, गोविंद वल्लभ सागर है। कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है ये भारत की कृत्रिम झील हो गई है। तो मुझे बताओ यहां तक तो ये 6 आप सब आज याद कर लेंगे? बताइए फटाफट से, फटाफट रिवाइज करो मेरे साथ। अगर पूछेगा पहला तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आप सबका कि विवर्तनिक गतिविधि से यानी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी से जो उत्पन्न हुई है वो कौन सी हो गई? वो वुल्लर झील हो गई है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी है। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की लोकटक हो गई है मणिपुर में। खारा पानी सबसे ज्यादा किस में है? सांभर झील में, राजस्थान में। उसके साथ अगर पूछेगा कि दूसरा आप सबसे कि तटीय लैगून झील खारे पानी की सबसे बड़ी, तो चिल्का उड़ीसा में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोलामू सिक्किम में। और कृत्रिम झील कौन सी होगी? गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है वो कृत्रिम झील हो गई है भारत की। यहां तक क्लियर है? तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार बोर्ड पे नजर डालो और बताओ मुझे चीजें क्लियर हो गई हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ? निम्नलिखित में से किसमें पृथ्वी पर ताजे पानी की सबसे बड़ी मात्रा है? ताजे पानी की सबसे बड़ी मात्रा है। कहां पे है भैया? आइस कैप्स, अंतर्देशीय समुद्र, वायुमंडल और भूजल। ना तो भूजल में सबसे ज्यादा ताजा पानी है, ना वायुमंडल में, समुद्र में तो है ही नहीं। आइस कैप्स जो हैं, आइस कैप ध्यान रखिएगा, ताजा पानी का सबसे बड़ा सोर्स है। ताजा पानी का सबसे बड़ा सोर्स है आइस कैप्स करके। ये बिल्कुल, ये बहुत बार अलग अलग स्टेट्स एग्जाम में भी क्वेश्चन देखा गया है, ये स्टेट्स एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया है, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया है ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा। फिर इसके बाद यहां फिर आपको एक डेफिनेशन दी गई है, विच ड्रेनेज पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन करंट्स फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम ए सेंट्रल स्पायर और डोम लाइक स्ट्रक्चर। एक हम लोग पढ़ के आए थे कि जब नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो मोड़ खाती हुई चलती है, उसको क्या कहते हैं, तो विसर्प करके आंसर कर दिया था हम लोगों ने, है ना। यहाँ पे क्या लिखता है कि केंद्रीय शिखर या गुंबद यानी सेंट्रल स्पायर या डोम लाइक स्ट्रक्चर जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में धाराओं के प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी का पैटर्न बनता है। पहला ऑप्शन आयताकार पैटर्न बनता है ना, उसके बाद वृक्ष समान पैटर्न है, डेंड्रिक पैटर्न जिसको कह दिया है, या फिर ट्रेलिस पैटर्न है। तो ये जो रेडियल पैटर्न बनता है, कौन सा पैटर्न बनता है, रेडियल पैटर्न बनता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी सही आंसर होगा। तो मैंने कहा ना कुछ एक क्वेश्चन तो आप सबसे डेफिनेशन बेस यहां से पूछे जा रहे हैं, तो हम लोगों को आंसर क्या कर देना, ऑप्शन डी हमारा यहां सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद देखो आगे, सोमगो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक हिमनद झील है। सोमगो लेक इज ए ग्लेशियल लेक। पहला तो क्या है, ये ग्लेशियल लेक है। लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, भारत के किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है मेघालय, पंजाब, सिक्किम, गुजरात। तो जो सोमगो जो झील है ये भारत के किस राज्य में स्थित है भाई, ये सिक्किम में स्थित है। तो ऑप्शन जो होगा आप देखिएगा हिमनद है, तो हिमनद अगर हम लोग बात करें तो कहाँ पे सबसे ज्यादा हो सकता है, मेघालय, पंजाब या गुजरात, राजस्थान, सिक्किम। तो सही आंसर क्या, सिक्किम होगा। सिक्किम में अभी हम लोग पढ़ के आए हैं दोस्तों, कौन सी झील पढ़ के आए, चोलामू। अगर आप सबसे पूछे कि भाई बताओ चोलामू झील जो है भारत के किस राज्य में है, तो आंसर होगा सर चोलामू झील सिक्किम राज्य में है। और अगर आप सबसे पूछे कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है भारत की वो कौन सी है, तो वो भी कौन सी होगी दोस्तों, चोलामू जो होगा वो ही सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम में हो गई, इसको आप सबको ध्यान रख लेना है। पीछे वुल्लर भी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद फिर ओवर विच स्टेट इन इंडिया डज द महानदी बेसिन नोट एक्सटेंड। महानदी बेसिन जो है नोट एक्सटेंड पूछा, नहीं जाता है। भारत के किस राज्य में महानदी बेसिन का विस्तार नहीं है, पे ध्यान देना भाई, नहीं है। अब महानदी से पीछे तो मैं आप सबको बता के आया था, महानदी का जब भी नाम आए तो आप सबने ये तो पढ़ ही लिया था कि भैया ये उड़ीसा में है और उड़ीसा का शोक भी इसे कहते हैं, है ना, उड़ीसा का शोक भी इसे कहते हैं, ये भी ध्यान रख लिया। महानदी पर जो है भारत का सबसे बड़ा बांध बना हुआ है, भारत का सबसे बड़ा बांध बना हुआ है, भारत का सबसे बड़ा बांध ये किस नदी पर बना हुआ है, तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो है हीराकुंड बांध है। क्या नाम है भैया, याद रखोगे सर, हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा हो गया, हीराकुंड। अगर आप सबसे पूछे कि बताओ भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, कौन सा भैया, अगर आप सबसे पूछे सबसे ऊंचा बांध जो है वो कौन सा है, सबसे ऊंचा, तो क्या आंसर कर देंगे, सबसे ऊंचा है सर टिहरी बांध। क्या आंसर होगा, टिहरी बांध जो है वो सबसे ऊंचा है। अगर आप सबसे इसकी नदी पूछेगा तो आंसर क्या करेंगे, भागीरथी नदी। कौन सी नदी पर बना है दोस्तों, तो ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है, ये भागीरथी नदी पर हो गया है। उसके बाद अगर आप सबसे स्टेट पूछेगा कि भैया किस राज्य में है, तो कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। अगर फिर आप सबसे पूछ ले कि बताओ एक और बात यहां से कि भारत का फर्स्ट जो बांध है, फर्स्ट डैम जो है वो कौन सा है, या भारत का सबसे प्राचीन बांध कौन सा है, प्राचीन बांध, ये बहुत बार आया है एग्जाम में, नाम सुनते ही आप सबको पता लगेगा, कलनई बांध। क्या नाम है, कलनई बांध, ध्यान रखोगे, कलनई बांध ध्यान रखना आप सबको। ठीक है, ये किस नदी पर है, तो ये कावेरी नदी पर। चलिए यहां सही आंसर क्या हो जाएगा, अब उड़ीसा है, उड़ीसा के साथ छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है, उड़ीसा तो फिर से है ही। तो इसका विस्तार किस राज्य में नहीं है, तो इसका विस्तार जो है उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है। अब हम लोग यहां से अगर देखें कि उड़ीसा तो है ही, हमें बता ही रहे हम लोग उड़ीसा बेसिन। अब जो महानदी है इसका उद्गम कहां से होता है, आपको पता महानदी का उद्गम जो है वो कहां से होता है, तो हम लोग पढ़ के आए थे छत्तीसगढ़ में, हम लोग पढ़े हैं मेकाले का पठार। कौन सा पठार मेरे दोस्तों, मेकाले का पठार, याद आ रहा है कुछ, मेकाले का पठार। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो हम लोगों ने पढ़ी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सर अमरकंटक। क्या नाम हो गया दोस्तों उसका, अमरकंटक। अमरकंटक से बताया था सर 3 नदियां निकलेंगी, एक बताया था जो उत्तर से निकलेंगी, जो नदी कहां से निकलेगी, उत्तर से निकलेगी। क्या नाम बताया सर, सोन नदी जो है अमरकंटक के उत्तर से निकलती है।
सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के उत्तर से। एक बताया था पश्चिम से। पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है मेरे दोस्तों? तो पश्चिम से नर्मदा नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? तो ये निकलेगी पश्चिम से। कहाँ से? पश्चिम से। फिर एक बताया होगा आप सबको दक्षिण से। कहाँ से? दक्षिण से। और यहाँ से कौन सी नदी निकली है? महानदी निकली है। कौन सी नदी ध्यान रखेंगे? महानदी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ये है कहाँ पे भैया? तो ये मैंने कहा छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे दोस्तों? ये कहा था छत्तीसगढ़ में। ऐसा करके मैं आप सबको अपनी क्लास में बताना चाह रहा था, छत्तीसगढ़ में। आप सब याद कर लीजिए। तो आप सब देख क्या आंसर करेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी है सर? बिल्कुल है। उड़ीसा में भी है, यहाँ पे झारखंड में भी हो गई है। तो यूपी को अलग निकाल दिया हमने यहाँ से। तो एक तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हो छत्तीसगढ़, एक उड़ीसा तो वहां से भी याद कर सकते हो। बस एक याद कर लो। वैसे भी आप सबको पता हो उत्तर प्रदेश में नहीं है, मतलब कई बार एलिमिनेशन मेथड भी चल जाता है। ठीक है, तो कई बार एलिमिनेशन भी आप सब यहां से कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप सब लॉजिक भी समझ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। बताइए यहां तक ठीक है। सबसे ऊंचा पूछेगा टिहरी बांध, सबसे बड़ा पूछेगा हीराकुंड बांध, और सबसे पुराना पूछेगा कलनई बांध। सबसे पुराना कलनई बांध हो गया है। उत्तर प्रदेश में महानदी बेसिन नहीं है। चलिए फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन टू रिवर्स। जो गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है? गंगा का मैदान जो है वो किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है? देखिएगा, गंगा और तीस्ता, घग्गर और भागीरथी नदी भी यहाँ पे शामिल की गई है। घग्गर और भागीरथी नदी। तो उसके बाद भी लिखता है घग्गर और तीस्ता, यमुना और तीस्ता। तो किन दो नदियों के बीच का हो गया है ये? घग्गर और तीस्ता नदी के बीच का जो मैदान है इसको गंगा का मैदान कहते हैं। ये याद रख लीजिए भैया। घग्गर और तीस्ता के बीच का क्या होता है? गंगा का मैदान है। घग्गर और तीस्ता नदी के बीच का मैदान जो है वो क्या कहलाएगा? इसको गंगा का मैदान कहा जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का? बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर इसके बाद। विच रिवर बेसिन्स कवर एन एरिया ऑफ, लिखा हुआ है 65,145, 65,145 किलोमीटर स्क्वायर, ऑफ विच अबाउट 80% लाइज इन महाराष्ट्र। कौन सा नदी बेसिन जो है 65,145 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 80% जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में आप सब पढ़ के दक्कन का पठार पढ़े होंगे। ये पठार हमारा रहता था, मेघालय हमने पढ़ा। दक्कन का पठार कौन सा दोस्तों? दक्कन का पठार कहाँ पे है? दक्कन का पठार तो ये महाराष्ट्र में है। दक्कन का पठार कहाँ पे? महाराष्ट्र में। आप सबको पता है इसके पूर्वी भाग का क्या नाम है? इसका जो पूर्वी भाग है इसको क्या कहते हैं? तो पूर्वी भाग का नाम जो है दोस्तों विदर्भ हो गया है। क्या नाम हो गया है? विदर्भ कहते हैं। जरा मुझे बताइएगा महाराष्ट्र में जो है, जो टीम है आपकी महाराष्ट्र की, उसका क्या नाम है? रणजी खेलते हैं क्रिकेट की टीम जो है, उसका नाम मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो ये किस नदी पे हो गया भैया? महाराष्ट्र बता दिया तो हम लोग पढ़ के आए थे कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, तापी। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? तो जिसमें कौन सी नदी बेसिन? तो तापी नदी बेसिन हम लोग लिखेंगे। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कृष्णा नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है मेरे दोस्तों? बताओ फटाफट से, मुझे याद करवाओ। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आप सबको पढ़ाना है क्या? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहाँ से गुजरती है? गोवा से। इस पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटिए, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। इसकी पश्चिमी घाट की अगर हम लोग लंबाई देखें तो लगभग 16,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसकी जो औसत ऊंचाई है 1200 मीटर के आसपास रहती है। तो जो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा तो कलसूबाई है। किसकी बताई? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा आप सबसे, तो क्या आंसर करेंगे? कलसूबाई जो है वो आंसर करेंगे। कलसूबाई जो है वो आंसर करना है आप सबको, ये ध्यान रखेंगे यहाँ से। दूसरा जो पॉइंट है आप सबको याद करने वाला जो पॉइंट है, जो ध्यान रखना है, इसमें एक पॉइंट आता है महाबलेश्वरम। तो महाबलेश्वर भी जो है, और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ के आते हैं? महाबलेश्वर। यहाँ पे एक पॉइंट आता है अपना विल्सन पॉइंट। क्या पॉइंट आता है मेरे भैया? तो आंसर करेंगे सर विल्सन पॉइंट आता है। कितनी नदियां निकलती हैं भाई? तो यहाँ से 5 नदियां जो हैं वो निकलती हैं। 5 नदियां निकलती हैं। 5 नदियों में कौन सी हो गई हैं? एक कृष्णा नदी हो गई है, और बताओ एक गायत्री नदी हो गई है। कौन सी नदी हो गई है? गायत्री नदी हो गई है। एक कौन सी हो गई भैया? एक सावित्री नदी हो गई है। ठीक है, एक कौन सी नदी हो गई है? एक वेना नदी हो गई है। वेना। एक 5वीं नदी जो आप मुझे बताओगे। ठीक है, ये 5 नदियां यहाँ से निकलती हैं। नर्मदा आप सबको पहले ही बता दिया, अमरकंटक से निकलती है। गोदावरी जो है वो त्र्यंबकेश्वर, कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर। ये कहाँ है भैया? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है नासिक में। नासिक कहाँ पे है भाई? महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे जब कुंभ का मेला लगता है तो इस नदी में शाही स्नान होता है।
क्या होता है भाई, शाही स्नान होता है इस नदी में। सर इस नदी की और क्या खास बात बताई आपने? एक बात मैंने कहा था ये सबसे लंबी नदी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और संपूर्ण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गंगा के बाद इसी की बारी आती है। सबसे लंबाई सबसे ज्यादा, इसलिए प्रायद्वीपीय भारत की क्या कहते हैं, इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? दक्षिण गंगा भी इसे कहा जाता है, या फिर इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वो भी आप सब यहां से ध्यान रख सकते हो इसका पॉइंट। और यह नदी जो है कहां पे जाके गिरती है, तो बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल ध्यान रखोगे। और एक और पॉइंट क्या ध्यान रखोगे भाई, बताओ फटाफट से मुझे। ये नदी जो है कहां से कहां बहती है भैया, ये जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ बहने वाली नदी हो गई है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो ये बहुत सारे पॉइंट है जो नदियों से, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जितने भी क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चनों को अगर हमने ढंग से कर लिया तो यहां से नंबर आना पक्का है, निश्चित तौर पे यहां से हमारे नंबर आ जाएंगे। तो बार बार अपने आप को घिसना है, पढ़ना है इसमें, फिर जाके आप सब यहां से बहुत अच्छा कर पाएंगे। चलिए इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद एक बार बोर्ड पे नजर डालो और पढ़ो फिर इसको, फिर देखिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नामचा बड़वा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये पहले हम लोग पढ़े हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से होती है। तसांगपो के नाम से इसे तिब्बती क्षेत्र में जाना जाता है, तसांगपो के नाम से जाना जाता है। और वहां पे नामचा बड़वा जब होता है तिब्बती क्षेत्र, तसांगपो के नाम से इसको वहां जाना जाता है। और तिब्बत में जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, तिब्बतीयन क्षेत्र लिखते हैं क्या, तिब्बतीयन क्षेत्र में इसको जो है जाना जाता है। यहाँ से फिर जब नामचा बड़वा नाम लिखा हुआ है, नामचा बड़वा, तो यहाँ से फिर ये यू टर्न लेती है, नामचा बड़वा से यू टर्न लेगी और यहाँ कहाँ एंटर कर जाएगी भाई, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे एंटर करेगी ये, अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर करेगी। अरुणाचल प्रदेश में जो है फिर इसको किस नाम से जाना जाएगा, तो इसको दिहांग के नाम से जाना जाएगा। फिर ये नदी आगे कहाँ बढ़ जाएगी भाई, ये बढ़ेगी असम में, और फिर असम में इसको किस नाम से जाना जाएगा, तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से फिर इसको जाना जाएगा। तो नामचा बरवा से यू टर्न लेके नदी कहाँ पे एंटर करती है, तो ये नदी अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में। तो क्या आंसर कर देंगे, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। असम में इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र इसको कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर इसके बाद देखो आगे, विच रिवर बेसिन्स कवर एन एरिया ऑफ 860,000 यानी 8,60,000 किलोमीटर स्क्वायर एंड स्प्रेड अक्रॉस 11 इंडियन स्टेट। 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है, 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। तो कौन सा जो है वो आपका क्षेत्र यहाँ पे हो गया है जो 11 राज्यों में फैला हुआ है? जरा यहाँ पे सबसे पहले नजर डाल लीजिएगा। हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आप सबको पहले यह चीजें क्लियर करी हैं। एक है गंगा बेसिन। गंगा बेसिन जो है ये किन किन राज्यों में फैला है भैया, ये उत्तर प्रदेश में है, ये उत्तराखंड राज्य में फैला है, ये मध्य प्रदेश राज्य में फैला है, छत्तीसगढ़ राज्य में है इसे, उसके बाद यूपी, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो झारखंड छत्तीसगढ़ हो गया। फिर उसके बाद राजस्थान है, पश्चिम बंगाल में हो गया है, हरियाणा में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है और दिल्ली में भी फैला हुआ है। तो ये गंगा बेसिन का हो गया, गंगा बेसिन का मैदान। कैसे याद रखोगे, यूपी के साथ तो बिहार पढ़ लो, बिहार से अलग हुआ झारखंड पढ़ लो, ये तीन तो यहाँ से हम लोगों ने अलग कर लिए हैं। उसके बाद देखो उत्तराखंड, हिमाचल हो गया, इन दोनों को याद कर लो। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान हो गया है, इसको यहाँ से पढ़ लेना है। एक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पढ़ोगे तो ये 11 में। उसके बाद देखो सिंधु बेसिन हो गया है, सिंधु बेसिन। सिंधु बेसिन जो है हिमाचल में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में हो गया है सिंधु बेसिन। सिंधु पढ़ क्या है, सिंधु नदी समझौता पढ़े हैं मेरे दोस्तों, सिंधु नदी समझौता याद आ रहा है कुछ, तो वहीं से आप सब देखोगे तो जम्मू कश्मीर तक तो हमें पहुंचना ही था। सिंधु नदी जल समझौता कब होता है, 1960 में। किसके साथ होता है भाई, ये होता है सर पाकिस्तान के साथ। भारत इसका कितना प्रतिशत यूज कर सकता है इस समझौते के अनुसार, तो इंडिया जो है वो 20% यूज कर सकता है। कितना प्रतिशत पानी यूज कर सकता है, तो 20% जो है वो भारत इसका यूज कर सकता है। उसके बाद देखो ब्रह्मपुत्र बेसिन है, ब्रह्मपुत्र बेसिन वहां से चलते हैं जहां से नदी एंटर करती है, कहां पे, अरुणाचल प्रदेश, जहां पे इसको दिहांग कहते हैं। उसके बाद असम, जहां क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। उसके बाद देखो वेस्ट बंगाल, क्या नाम आ गया, वेस्ट बंगाल। उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, मेघालय, क्या हो गया भाई, मेघालय को ध्यान रखेंगे। उसके बाद नागालैंड और सिक्किम, ये हो गया है हमारा ब्रह्मपुत्र बेसिन। एक बार बोर्ड पे नजर डालो और फिर उस क्वेश्चन का आप सबको आंसर करना है। बताओ जरा, देखो पढ़ो इसको, इसको समझना बेहद आवश्यक है।
अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो 11 राज्यों से जो है वो है आपका बेसिन, तो कौन सा हो गया? गंगा बेसिन। नाम इसी से पूछा हुआ है, इसलिए मैंने वो 1 2 3 4 5 करके पूरा 11 तक पहुंचा हूं। ये टीसीएस का क्वेश्चन है, 11 भारतीय राज्यों में फैला है। एसएससी सीएचएसएल 1 जून 2022 का क्वेश्चन हो गया है। तो ये भी हमें यहाँ से जानना आवश्यक था, है कि नहीं? बिल्कुल सर। चलिए फिर दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये ऑप्शन बी जो होगा हमारा सही आंसर होगा। देखो, गंगा बेसिन, सिंधु बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन और महानदी बेसिन पहले ही पूछा था, है ना। महानदी बेसिन कहाँ कहाँ है भैया? ये उड़ीसा। 2-3 तो आप सब ध्यान रख सकते हो मेरे भैया, उड़ीसा में है सर। उसके बाद जो है इसको क्या ध्यान रखोगे? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है ये? उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है। और कहाँ पे ध्यान रखोगे? झारखंड ध्यान रखोगे। लेकिन कहाँ नहीं है ये बात को कौन ध्यान रखेगा? आप ही ध्यान रखोगे। कहाँ पे? ये झारखंड में, यूपी में नहीं था। ऐसा ही करके तो पूछा था क्वेश्चन। टीसीएस का क्वेश्चन क्या था कि कहाँ नहीं है, तो नहीं है करके देखा आप सबने। नहीं है में क्या ऑप्शन दिया आप सबको? उत्तर प्रदेश जो है वो ऑप्शन दिया था। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ पे देखो जरा, नेक्स्ट इन चीजों को ध्यान रख लेना है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। विच रिवर राइजेस नियर महू इन द मालवा प्लेट्यू ऑफ मध्य प्रदेश? महू कहाँ पे है भाई? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास से कौन सी नदी निकलती है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है चंबल नदी है, माही है, वरुण है और बेतवा है। तो कौन सी नदी निकलती है मेरे दोस्तों? चंबल नदी निकलती है। क्या आंसर करोगे? चंबल नदी आंसर करना है, चंबल नदी। उसके बाद चंबल नदी जो है ये भी पढ़ाया आप सबको कि पेपर में क्वेश्चन पूछेगा आप सबसे कि बताओ राजस्थान में जो है ये कहाँ पे एंटर करती है। तो एक बार तो लिखा था 84गढ़ का किला। कौन सा लिखा हुआ है? 84गढ़ का किला। 84गढ़ का किला वहां से एंटर करती है। और इसी नदी पर जो है क्या है? चूलिया जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? तो चूलिया जलप्रपात है। कहां पे है? तो चूलिया जलप्रपात जो है राजस्थान में है, इस नदी पर ही। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात इस नदी पर आप सबको मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप सब यहां से ध्यान रखेंगे। फिर ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर? ट्रिब्यूटरी पूछा है दामोदर रिवर की। भाई आप सबको पहले ही पता चल चुका है कि दामोदर जो है छोटा नागपुर का पठार पढ़ के आए थे मेरे दोस्तों। कहां पे है? तो छोटा नागपुर का पठार है, रांची में पढ़े थे। छोटा नागपुर का पठार रांची लिखाए थे, है ना। इसे खनिजों की दृष्टि से उत्कृष्ट है, इसलिए इसे भारत का रूर भी कह दिया जाता है। और यहाँ से हम सब पढ़े हैं कि ये नदी कहाँ से शुरू हो जाती है? तो ये झारखंड से शुरू होती है। और झारखंड के बाद 2 राज्य आप सबको बताए, एक ध्यान रखोगे झारखंड और दूसरा क्या ध्यान रखना है? वेस्ट बंगाल हो गया है। झारखंड और वेस्ट बंगाल, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का शोक भी से कहते हैं, वेस्ट बंगाल का शोक, क्योंकि बहुत सारा पानी है यहाँ से लेके झारखंड से वेस्ट बंगाल में चली जाती है, जहाँ पे फिर बाढ़ और बहुत सारी समस्याओं का कारण ये नदी बन जाती है। वेस्ट बंगाल में पढ़ते हैं कलकत्ता। कलकत्ता में कौन सी भैया? हुगली तो है ही। यहाँ पे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कंसाबती, उसके बाद लिखा हुआ है शीलावती, उसके बाद लिखा हुआ है रूपनारायण, उसके बाद लिखा हुआ बराकर। तो बराकर तो पढ़ के आए थे, झारखंड में फैक्ट्री भी तो लगाते हैं बराकर नदी के किनारे, पढ़े थे ना पहले। तो झारखंड तो यहाँ पे है, तो सही आंसर क्या कर दो यहाँ पे? बराकर। ऑप्शन जो होगा हमारा क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। कंसावती या कंसाबती जो करके लिखा हुआ है, ये गोदावरी की सहायक नदी हो गई है। किसकी सहायक हो गई भैया? ये गोदावरी की सहायक नदी हो गई है। उसके बाद जो ये दोनों लिखी हुई हैं शीलावती और रूपनारायण, ये किसकी हो गई हैं? तो ये हुगली की सहायक नदी हो गई हैं। ये हुगली रिवर की जो है, हुगली रिवर की सहायक ट्रिब्यूटरी हो गई हैं। हुगली रिवर की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। कौन सी है भाई? शीलावती और रूपनारायण। तो ऐसा करके आप थोड़ा ध्यान रखोगे, कंसावती गोदावरी की है और शीलावती और रूपनारायण जो है ये हुगली की हो गई है, और बराकर जो है हम लोग पढ़ ही रहे हैं, फिर ये दामोदर की हो गई है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर हम लोग इसके बाद। देखो क्या लिखता है, इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय की बात है, विच रिवर वॉज ऑल्सो नोन एज पुनी in Tamil, which is the 4th largest river flowing in the southwest direction through the states of the Karnataka and Tamil Nadu. कर्नाटका और तमिलनाडु में बहती हुई। प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पूनी के नाम से जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में, कहां पे? दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी थी। दक्षिण पूर्व में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी। अच्छा, चौथी सबसे बड़ी नदी अगर हम सबसे पूछे, अगर हम लोग अंदाजा भी ले लें कि भाई सबसे भारत की अगर हम लोग देखें, आप सबको याद है
भारत की सबसे बड़ी नदियां में सबसे पहला नंबर किसका आता है भैया? भारत की सबसे बड़ी नदी लिखो सबसे पहले, कौन सी है? गंगा नदी। दूसरे नंबर पे किसकी बारी आएगी? दक्षिण भारत की, देखो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, गोदावरी। तीसरे नंबर पे देखो फिर कौन सी नदी है? कृष्णा नदी हो गई है। तीसरे पे कौन सी हो गई? कृष्णा। चौथे नंबर पे क्या लिख देंगे हम लोग? गंगा की सहायक नदी को लिख देंगे सबसे बड़ी में यमुना। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके हम लोग भारत वाला पढ़ रहे थे, पढ़ के आए थे इससे ऐसा करके आप सब। फिर हम लोग नर्मदा नदी भी पढ़ के आए हैं, है ना, नर्मदा। तो ये भी आप सब यहाँ से ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पे आप सबसे थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा हुआ है। यहाँ पे पूछ देखो क्या पूछा हुआ है फिर आप सबसे, प्राचीन काल में किस नदी को पुण्य, हालांकि एक चीज आप सबके लिए थोड़ी अच्छी यहाँ पे दी गई है, आप सब जो है कर्नाटक राज्य का जिक्र किया जा रहा है, कर्नाटक और तमिलनाडु का, है ना। कावेरी नदी है सही आंसर। क्या है दोस्तों? कावेरी नदी सही आंसर हो गया आपका। कावेरी नदी का मेरे दोस्तों अगर आप सबसे पहला पॉइंट पूछ लूं मैं यहाँ से कि बताओ कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है बताओ जरा। सेकंड अगर आप सबसे पूछ लिया जाए कि कावेरी नदी पर जो है, एक आपसे क्या पूछे यहाँ पे क्या नाम था शिव की जटाओं से? शिव समुद्र, शिव समुद्रम जलप्रपात, है ना। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कहाँ है और किस नदी पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात ये कहाँ है और किस नदी के ऊपर है? ये भी अगर आप सबसे पूछें तो बताओ क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले तो उद्गम जो है वो कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से उद्गम होता है मेरे दोस्तों? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से उद्गम होता है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर है। कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। ठीक है भाई। तीसरी बात अगर आप सबसे ऐसा आप जानना चाहे कोई, क्या बता पाओगे कि बताओ दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी या दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? क्योंकि एक पवित्र नदी के रूप में दक्षिण की गंगा जो हो गई है कावेरी नदी। तो इतनी सारी बातें आप सब यहाँ से ध्यान रख सकते हो। सतलुज नहीं है, रावी तापी करके पूछा हुआ है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा? ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफी सारी बातें जो आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद देखो जरा, नेक्स्ट रहा आपके सामने फिर गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक, पहला ऑप्शन काली गंडक और दूसरा त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनती है? तो कौन सी बनती है भाई? विच नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगाज रिवर कॉम्प्राइजेज टू स्ट्रीम्स नेमली काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा? तो क्या हो जाएगा? महानंदा, गंडक, कोसी और घाघरा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गंडक नदी जो है वो सही आंसर हो जाएगा आपका, गंडक नदी। कोसी नदी को तो आप सबको पता है, इसको क्या कहते हैं भाई? इसको बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग इसको? इसको बिहार का शोक कहा जाता है इसको। और इसकी सहायक नदी में गोमती नदी बहुत फेमस है भाई। गोमती नदी पूछ लेते हैं आप सबसे कि किसकी सहायक नदी है, तो गोमती नदी को जरूर ध्यान रख सकते हो आप। गोमती नदी जो है वो क्या है? ये सहायक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है गंडक की। ठीक है, चलिए अब उसके बाद है ना, आप सबको पता होगा कि गंडक नदी परियोजना जो है वो बिहार में ही है। अगर आप सबसे कभी पूछे कि गंडक नदी परियोजना किस राज्य से है, तो बिहार और नेपाल से संबंधित हो गई है गंडक नदी परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर हम लोग, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला से है? सतपुड़ा लिखा हुआ है, सतपुड़ा। सतपुड़ा के सबसे ऊंची चोटी हम लोग क्या पढ़ के आते हैं भाई? धूपगढ़ी पढ़ के आते हैं। क्या पढ़ते हो दोस्तों? धूपगढ़ी पढ़ लेते हैं हम लोग। और यहाँ धूप जब निकलती है तो क्या हो जाता है भाई? पूरा तप जाते हैं। तो ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? धूपगढ़ी से जो है ताप्ती नदी का उद्गम होता है। सहाद्री जो है वो किसे हम लोग कह के आते हैं, ये आप सबको मैंने बता भी दिया, बोल के अब थोड़ा लिख भी देता हूं। चलो, पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट को सहाद्री भी कह दिया है। क्या कह दिया दोस्तों? सह्याद्री करके भी कह दिया है। मैंने एक पॉइंट आप सबको हमेशा बोला हूं कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो गोवा से गुजरता है वो पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटता है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। पश्चिमी घाट की अगर आप सबसे पूछेगा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कलसूबाई जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। कलसूबाई, कलसूबाई यहाँ की क्या हो गई? सबसे ऊंची चोटी हो गई है। यहाँ पे हम लोग पढ़ के आते हैं सह्याद्री श्रृंखला में एक विल्सन पॉइंट करके आते हैं, विल्सन पॉइंट। और मैंने आप सबसे 2-3 बार मैं अब तक बता चुका हूं विल्सन पॉइंट से कितनी नदियां निकलती है भैया? तो यहां से 5 नदियां जो है निकलती हैं। 5 नदियों में सबसे पहले हम लोग किसका नाम लेते हैं? कृष्णा नदी निकलती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे किसका नाम लेते हैं? तो गायत्री नदी निकलती है, गायत्री, कृष्णा, गायत्री। तीसरे नंबर पे कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? सावित्री नदी। यहाँ पे ये भी ध्यान रखोगे आप सब, सावित्री नदी का होगा उद्गम। उसके बाद जो है 4th प्लेस पे वेना नाम ध्यान रखोगे। क्या नाम हो गया? वेना। और उसके बाद 5वें नंबर पे जो है कोयना, वेना और कोयना करके जो है ये नदियां यहां से निकलती हैं।
वेना और कोयना, इन 5 नदियों का जो उद्गम है वो पश्चिमी घाट के सह्याद्री के विल्सन पॉइंट से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्वी घाट में ब्रह्मगिरी और ये सब वाले हम लोग पढ़ के आते हैं फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद सही आंसर हमारा क्या मिल गया आप सबको यहाँ से? सह्याद्री में श्रृंखला मिल गया। क्योंकि सह्याद्री श्रृंखला क्यों मिल गया भाई? क्योंकि आप सबसे कौन सी नदी का उद्गम पूछ रहा है? कृष्णा नदी का उद्गम पूछ रहा है, और वो हम लोगों ने यहाँ से बता दिया। बहुत बार आप सबसे जो है विल्सन पॉइंट करके भी पूछेगा, तब भी आप सब जो है इसका सही आंसर वहां से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, फिर इसके बाद आगे बढ़िएगा और देखिएगा भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर कौन सी बहती है? एक तापी करके तो पहले पढ़ के आए थे, और फिर कौन सी बहती है? पेरियार कहाँ की बताई हुई है? पेरियार केरल की है। केरल की सबसे लंबी नदी बताए हैं, केरल की सबसे लंबी नदी करके, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद ही इसलिए करते हैं हम लोग, केरल की सबसे लंबी नदी। याद करने का दूसरा कारण ये भी है कि नदी कहाँ पे जाके गिरती है भैया? तो ये नदी सर अरब सागर में जाके गिरती है। कहाँ पे जाके गिरती है? ये अरब सागर में जाके गिरती है। नर्मदा नदी हो गई है। सही आंसर क्या होगा? नर्मदा। ऑप्शन क्या आंसर कर देंगे यहाँ से हम लोग? अपना बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर कर देंगे। नर्मदा तापी जो है वो रिफ्ट वैली वाली हो गई है। ठीक है, रिफ्ट वैली। तो ये हम लोग पढ़ के भी आए हैं, कहाँ से आगे जा रही हैं? तो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ रही हैं, तो नर्मदा तापी हम आंसर कर देंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सोन नदी का बताया हुआ है। सोन अमरकंटक के उत्तर से निकलती है। सोन जो है अमरकंटक के उत्तर से निकलने वाली नदी हो गई है। सोन कहाँ से निकलती है भाई? अमरकंटक के उत्तर से उद्गम होता है इसका। अमरकंटक के उत्तर से जो है इस नदी का उद्गम होता है। चलो फिर आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसके बाद मूसी रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? मूसी नदी पूछा हुआ है। मूसी नदी जो है सहायक नदी है इनमें से किस नदी की? पहला ऑप्शन है यमुना, गंगा, गोदावरी और कृष्णा। तो यमुना नदी का तो मैंने आप सबको एक ग्लेशियर याद करवा रखा है, चंपासर ग्लेशियर, जो पेपर में पूछा जा रहा है। नहीं तो यमुनोत्री हिमनद तो आप सबको जानते ही हो। तो चंपासर ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, चंपासर ग्लेशियर से। गंगा नदी बता दिया है, गोदावरी भी कई बार बता दिया, कृष्णा भी बता दिया है। तो ये किस नदी की सहायक नदी हो गई है? तो कृष्णा की सहायक नदी हो गई है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर आप सबसे पूछेगा कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक ट्रिब्यूटरी पूछेगा तो आप आंसर क्या कर देंगे भैया? यमुना सहायक नदी। तो फिर आपका आंसर हो जाना यमुना। ठीक है, चलो फिर आगे आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का? ऑप्शन जो होगा हमारा डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। निम्नलिखित में से किस नदी को व्याथ भी कहा जाता है? तो अब थोड़े आप सबको देखेंगे, जो आप सब कह सकते हैं कि इनके दो दो नाम अगर हैं किसी नदी के, तो वो आप सबसे करके ये पूछना चाह रहे हैं। तो व्याथ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड व्याथ? किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है झेलम, जकार, तवी, शोक। सही आंसर क्या हो जाएगा? झेलम। झेलम को कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे हमारा? इसका ए सही आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चनों को तो आप सीधा वन लीनियर याद कर लीजिएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। व्याध झेलम हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर इसके बाद आगे क्या लिखता है। 195 नंबर क्वेश्चन आ गया है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? प्रायद्वीपीय नदी पूछा हुआ है। सिंधु तो ऊपर पढ़ के आते हैं हम लोग, सिंधु नदी। इसको तो जम्मू कश्मीर में मान लो आप सिंधु। और 1960 में जो पाकिस्तान के साथ समझौता होता है। अब तो ये चीज़ें आप सबको रटे। बहुत से बच्चे होते हैं जिसको इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं होता है कि यार ऐसा कुछ भी होता है क्या, है ना। 20% जो है वाटर इंडिया यूज करता है। तो याद अब उनको लगता होगा ना कि अब ये चीज़ें आप सबके माइंड में सेट हो गई होंगी। नर्मदा है आपकी, और प्रायद्वीपीय की नदी क्या पूछा भैया? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो कौन सी है प्रायद्वीपीय नदी? बताओ। नर्मदा नदी है प्रायद्वीपीय नदी। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का बी सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तो तिब्बत से तसांगपो के नाम से अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी कौन सी हो गई है? नर्मदा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदी हो गई है, अमरकंटक से उद्गम। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप सबके माइंड में सेट हो जाए, अमरकंटक के पश्चिम से उद्गम, ऐसा भी पूरा लिख देता हूँ अमरकंटक, ताकि आप सब जो है थोड़ा एक्टिव रहें और आप सब इन चीज़ों को माइंड में सेट कर पाएं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, मतलब अगर आप सबका ये नदी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है ना, आप सब देखेंगे बहुत सी चीज़ लगभग 200 के आसपास है। तो आप सब आइडिया लगाइएगा कि पिछले 2 साल में अगर 200 क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले गए तो लगभग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से आप सबको तैयार कर लेना है टॉपिक को, और ये चीज़ें बार बार आएंगी। आप सब अपने आप को घिसते चलोगे तो बेहतर करते चलोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। फिर इसके बाद देखो आगे 196 नंबर क्वेश्चन आ गया हमारा। 196, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में बेरीनाग में एक झरने से निकलती है? तो बेरीनाग से पूछा हुआ भाई, किसका होता है? बेरीनाग से झेलम नदी का उद्गम। तो बेरीनाग से, तो ऑप्शन सीधा सा आंसर मिल गया आपको बी। तो उद्गम वाला पॉइंट भी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट इन स्प्रिंग एट बेरीनाग इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिर इसके बाद हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? द हुंड्रू फॉल लाइज अलोंग द कोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? हुंड्रू जलप्रपात, पहला ऑप्शन है दामोदर। दामोदर की तो बात आती है तो कहां पे भाई? झारखंड और पश्चिम बंगाल में। झारखंड और पश्चिम बंगाल दो ही याद करने हैं, क्योंकि आगे जब हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ेंगे ना, तब ये पूछेगा दामोदर नदी पर आप सबको। ठीक है, सोन बिहार पढ़ के आ रहे हो, बिहार। उड़ीसा महानदी को कहाँ पे पढ़ रहे हैं? उड़ीसा, क्योंकि आप सबको याद क्या करवाया जा रहा है यहाँ से? हीराकुंड को याद करवाया जा रहा है। ठीक है, हीराकुंड भारत का क्या हो गया दोस्तों? सबसे बड़ा बांध हो गया। हालांकि बेसिन का नाम लिया था तो मैंने कहा था उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, और आपका जो है कहाँ नहीं है वो बताया भी था आप सबको, झारखंड। तो ये वाला जो है हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पे हो गया? हुंड्रू जलप्रपात ये स्वर्ण रेखा किस नदी किनारे स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। चूलिया जलप्रपात आज हम लोग पढ़ के आए हैं। चूलिया ये राजस्थान में चंबल पे हो गया है। एक सबसे बड़ा भी हम लोग पढ़, सबसे ऊंचा भी पढ़ के आ चुके हैं। धुआंधार जलप्रपात भी पढ़ के आ चुके हैं। धुआंधार है ना, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार बहती है, कौन सी नदी बहती है भाई? नर्मदा नदी बहती है। कहाँ पे बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। सबसे ऊंचाई पर पूछेगा कुंचिकल जलप्रपात हो गया। जोग गोरसप्पा अगर पूछेगा, जोग गोरसप्पा, जोग या गोरसप्पा, तो ये जो है कहाँ पे हो गया भैया? इसको महात्मा गांधी का नाम भी दे दिया गया है। किस नदी पर है ये? तो शरावती नदी पर है। शरावती नदी। राज्य पूछेगा तो फिर कर्नाटका में है। शरावती नदी कर्नाटक में हो गया। जोग या गोरसप्पा जलप्रपात, ये आप सब ध्यान रख लीजिएगा। कुंचिकल सबसे ऊंचाई पर स्थित हो गया है आपका। वराही नदी कर्नाटक, कुंचिकल सबसे ऊंचा अगर पूछे, सबसे ऊंचा पूछेगा तो कौन सा हो गया है? कुंचिकल हो गया है। नदी पूछेगा तो वराही हो गई है, वराही नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर हम लोग। यहां से हमारा ऑप्शन जो होगा डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? तो कौन सी नदी जो है वो पश्चिम बंगाल से भी बहती है और सिक्किम दोनों राज्यों से बहती है? बताओ क्या आंसर करोगे भाई? कौन सी नदी बहती है? हुगली नदी। कौन सी नदी अगर आप सबसे पूछे तो कौन सी नदी बहती है? पश्चिम बंगाल से भी बहती है और सिक्किम से भी बहती है। दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे तिस्ता नदी। दो दो ऑप्शन हो गए, एक कोसी दे रखा है, एक सोन दे रखा है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो सिक्किम से भी बहती है और पश्चिम बंगाल से भी बहती है। ठीक है, हुगली तो आपको पता है पश्चिम बंगाल से बहती है, लेकिन नहीं, सोन नहीं, तिस्ता नदी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। तिस्ता नदी। एक ताप्ती भी बताया था, तापी करके भी, ताप्ती नदी भी, वो भी ध्यान रखना। उकाई और काकड़ा पारा जब आगे हम लोग पढ़ के आएंगे ना वहाँ पे नदी घाटी परियोजना, तो बहुत काम आने वाला है ये आप सबके। तो तिस्ता जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फिर इसके बाद, हीराकुंड बांध उड़ीसा में डैश शहर के पास बनाया गया है? तो देखो पूछ रहा है, अब तो सिंपल से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। पहला तो ये पता था कि हीराकुंड बांध जो है वो कहाँ पे है? उड़ीसा में। पर ये बात तो वो दे ही रहा है आपको, उड़ीसा में। अगर वो हो सकता है ये भी दे देता कि किस नदी पर है, तो महानदी पर है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि शहर किसके पास बनाया गया? कटक है उड़ीसा में, राउरकेला है, संभलपुर में बनाया गया है। संभल के चलो बहुत बड़ा बांध आ रहा है, ऐसे याद रखोगे। संभल के चलो बहुत बड़ा बांध है, तो सबसे बड़ा है ना। संभल के चलो क्या है भैया? सबसे बड़ा बांध है। थोड़ा बस लॉजिक एक बार लगाओगे, चीजें आप सबके याद हो जाएंगी। कलनई बांध क्या है? सबसे प्राचीन और भारत का पहला बांध हो गया है कलनई बांध, ये भी आप सब ध्यान रख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ फिर इसके बाद। 200 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं और इसका आंसर आप सबको मिल चुका होगा। केन नदी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है। दो राज्यों मध्य प्रदेश और डैश से होकर बहती है। तो किन दो राज्यों से होकर बहती है भैया? केन नदी। तो केन नदी मध्य प्रदेश से फिर राजस्थान तो जाती नहीं होगी, है ना।
तो केन मध्य प्रदेश के साथ लगता है अपना, बिल्कुल साथ, सबसे साथ उत्तर प्रदेश। तो केन नदी जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। रिवर केन इज वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड फ्लोज थ्रू टू स्टेट्स मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। जैसे मैंने कहा था दामोदर भी 2 स्टेट के लिए याद रख लो, झारखंड और पश्चिम बंगाल। केन को भी 2 स्टेट के लिए याद रख लो, यहाँ पे केन को भी याद रख लिया है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हो गया है। लास्ट वन जो पूछ के आए थे हम सबसे, ताप्ती जो पश्चिम बंगाल और सिक्किम से गुजरती है, उनको भी याद रख लो यहाँ से, तीस्ता पश्चिम बंगाल और सिक्किम से, ठीक है। ताप्ती तो गुजरात में, काकड़ाबारा और उकाई 2 बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना हम लोग आगे चलकर पढ़ के आएंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो चलिए अभी हम तो देखेंगे यहाँ से 200 हमारे क्वेश्चन जो है वो दोस्तों यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं, 200। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे और कुछ और हम सब यहाँ से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सब यहाँ से देखते रहिएगा, क्योंकि नदी वाला जो टॉपिक है धीरे धीरे करके कंप्लीट होता जाएगा। ये प्रायद्वीपीय भारत हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। मैंने आप सबको ये बताना है यहाँ से कि राजस्थान की ये नदी है भैया, देखो ये आ रही है नीचे अरब सागर में। फिर गुजरात को पढ़ेंगे, फिर महाराष्ट्र को, उसके साथ गोवा को, फिर केरला को पढ़ेंगे, देन तमिलनाडु की कौन सी नदियाँ हैं जो इन राज्यों से यहाँ से आके जो है या कोई पीछे से भी आ रही है इस तरफ, और जो यहाँ पे आ रही है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सबको अरब सागर वाला पॉइंट याद हो गया ना, अरब सागर वाला, तो फिर बंगाल की खाड़ी वाले आपको याद हो ही जाएंगे। बस एक नदी यहाँ से महाराष्ट्र से ले जाओगे आप सब, गोदावरी, है कि नहीं। तो जो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में है, 1 बार 2 बार आप सबको समझने की आवश्यकता है, फिर चीज़ें आप सबकी क्लियर हो जाएंगी। अगली क्लास में अरब सागर वाला पॉइंट हम लोग क्लियर कर लेंगे। तब तक आप सब पीछे वाली क्लासेस को देखिएगा और बुक में से आप सब रिवीजन कर सकते हैं। आई होप आप सब चीज़ों को बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। जो चीज़ें नहीं समझने वाली होती है मैं अपनी क्लास में सीधा ही कह देता हूँ कि भाई देखो ये 1 लीनियर टाइप है, इनका कोई तोड़ नहीं। जैसे स्पोर्ट्स के कुछ टॉपिक आते हैं जिसमें लिखा होता है कि बताओ क्रिकेट की बॉल का सरकमफ्रेंस यानी परिधि कितनी है, तो बस उसको याद ही करना, उसमें कोई लॉजिक नहीं है ना। उन चीज़ों को तो आप सबको याद ही करना पड़ेगा वहाँ से। तो बाकी हम लोग 2-3 बार अभ्यास या रिपीट करके कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।